हेलो गाइस, प्रोजेक्ट जेन कोड में आपका फिर से स्वागत है। और हमने लास्ट वीडियोस के अंदर डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करने से लेकर किस तरह से क्रिएट किया जाए एक छोटा सा स्टार्ट किया था। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और स्प्रिंग बूट के अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करने के लिए मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर रिपोजिटरी। यानी मुझे डेटाबेस के अंदर के डेटा के साथ स्टोर करने के लिए मुझे वो पार्ट बनाना पड़ता है। सो उसके लिए लगेगा मुझे यहाँ पर एक इंटरफेस जिसे बोला जाएगा रेपो। इसे पहले डाओ भी बोला जाता था, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पर मैं इंटरफेस नाम देना चाहूँगा उसे लॉगिन रेजी रेपो। इस तरह से नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या नाम कुछ भी दे सकते हो। एंड देन एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स करना चाहूँगा विद JPA repository repository अब ये इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल है जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। यानी क्वेरी वगैरह फायर करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको दो जेनेरिक्स डेटा देने पड़ते हैं, जस्ट लाइक मैप। तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा डेटाबेस यानी एंटिटी नेम। व्हाट इज विच एंटिटी नेम इज गिवन टू, जो भी आपका क्लास नेम रहेगा वो आपका एंटिटी नेम रहेगा। सो लॉगिन रेजी आप देख सकते हो यहाँ पर एंटिटी है। और उसके बाद उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आप उसको आईडी जो प्रोवाइड करते हो उस आईडी का डेटा टाइप देना होता है। अब यहाँ पर डेटा टाइप लॉन्ग आप नॉर्मली नहीं लिख सकते, सो उसको आपको रैपर क्लास को यूज करना है एज अ लॉन्ग। बस इतना ही पार्ट करना है और ये यहाँ पर रिपोजिटरी बन गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म हो जाने के बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ा जाएगा, जो कि कंट्रोलर बनाने के काम, रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट एपीआई के साथ जहाँ पर हम काम करेंगे। सो यहाँ पर मैं करना चाहूँगा राइट क्लिक ऑन द बेस पैकेज, न्यू, and then create a class, give the name as a login regi controller. So with the controller package name, so यहाँ पर नाम देना चाहूँगा controller, और यहाँ पर login regi controller। एक नाम, मीनिंगफुल नाम दो जिसे अगले वाले सामने वाले पर्सन को भी पता चले कि ये क्या है। सो एक्चुअली ये रेस्ट कंट्रोलर है। सो यहाँ पर आप रेस्ट कंट्रोलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्पांस बॉडी एंड कंट्रोलर। बेसिकली कंट्रोलर आपका डेटा यानी पेज को रिटर्न करता है, व्यू पेज को रिटर्न करता है। तो रेस्ट कंट्रोल, रिस्पांस बॉडी क्या करती है, तो डेटा को रिटर्न करने का काम करेगी इन जेसन फॉर्मेट। सो अब उस फॉर्मेट को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तो वो रेस्ट एपीआईज होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके अंदर मुझे एक मेथड बनानी है, जस्ट पब्लिक। अब उसका रिटर्न टाइप आप कुछ भी दे सकते हो, डजेंट मैटर। सो मैं इसका रिटर्न टाइप वही देना चाहूँगा जो हम स्टोर कर रहे हैं। सो लॉगिन रेजी, देखो लॉगिन रेजी को ही मैं रिटर्न टाइप देना चाहूँगा। एंड देन उसका सेव, ऑब्वियसली मैं सेव करना चाहूँगा, या फिर यहाँ पर रजिस्टर, डेटा जो भी रजिस्टर करेगा वो डेटा यहाँ पर आ जाना चाहिए। सो फ्रंट एंड से डेटा यहाँ पर आएगा। सो कौन से टाइप में आएगा, सो उसके लिए लॉगिन रेजी। सो लॉगिन रेजी ऑफ लॉगिन रेजी यहाँ पर बता देना है। अब ये पार्ट हो जाने के बाद मैं नेक्स्ट पार्ट करना चाहूँगा, यहाँ पर सिस आउट कर लेता हूँ कि यहाँ तक आता है या नहीं देखने के लिए। सो बस जस्ट डेटा को प्रिंट कर लेता हूँ, यानी लॉगिन रेजी जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको मैंने जस्ट प्रिंट कर दिया। अब इसका रिटर्न टाइप जो है, रिटर्न बाय डिफॉल्ट नल कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाय डिफॉल्ट पहले स्टार्टिंग में नल कर देता हूँ। अब ये मेथड इन्वोक होने के लिए मैं यहाँ पर क्या करना चाहूँगा कि एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग नहीं, तो यहाँ पर मैं पोस्ट करना चाहूँगा। ऑब्वियसली वहाँ से सॉरी माय मिस्टेक, एट द रेट पोस्ट मैपिंग, और एट द रेट पोस्ट मैपिंग के अंदर मैं यहाँ पर देना चाहूँगा स्लैश रजिस्टर। अगर कोई इस तरह से इस को कॉल करेगा तो ये इसको डेटा पहुंचाना चाहिए। सो मैं यहाँ पर और एक एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग लगा सकता हूँ कि ये कंट्रोलर तभी काम करे जब इसको लॉगिन रेजी दिखे। लॉगिन रेजी
को फॉर एग्जांपल के लिए ऑथेंटिकेशन द्वारा ऑथ भी बोला जाता है। जैसे ही ऑथ के अंदर रजिस्टर मिले तभी ये वर्क करना चाहिए, नहीं तो वर्क ना करे। सो ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पर बना लिया। अब ये रेस्ट कंट्रोलर यहाँ पर हो जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हमारे एपीआईस के द्वार पर। सो अब यहाँ पर फिर से इसने रिलॉन्च करके डेटा को स्टोर किया है। ओके, यानी डेटाबेस को क्रिएट किया। अब मैं क्या करना चाहूँगा, हमारे एंगुलर के पास आऊँगा। अब एंगुलर के पास आऊँगा तो डायरेक्टली आप डेटा यानी उसे कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर भी आप एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो कर सकते हो थैंक्स टू एंगुलर फ्रेमवर्क, जो कि एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। जिससे क्या होता है, हमारा कोड रीयूजेबिलिटी बन जाती है। सो रीयूजेबिलिटी बन जाती है तो उसको करने के लिए आपको सर्विसेज को यूज करना होता है। सो मैं सारे टैब्स को क्लोज कर लेता हूँ। सो लेट्स क्रिएट वन सर्विस फोल्डर इनसाइड component या after component. So here I just want to create inside the app component, there one is a folder name as a service folder. Okay, there is a name as a service folder. My inside service folder we want to create uh, new services like login regi services. So here we go directly to the terminal for right click on the service and open an integrated terminal. So it can be opened in a service folder. Okay. We didn't want to directly change directory want आपको वो सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली आपको जंप करवा देता है। एंड देन यहाँ पर मैं बोलूंगा एंगुलर प्लीज जनरेट करो सर्विसेज को। बट सर्विसेज कौन सा? सो लॉगिन रेजी, लॉगिन रेजी। बट लॉगिन रेजी तो मैं कर दूंगा, लॉगिन रेजी सर्विसेज। बट ये तो लॉगिन रेजी करेगा, बट यहाँ पर ये इसका फोल्डर नहीं बनाता है। सो उसको फोल्डर भी देना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा कि फोल्डर लॉगिन रेजी नाम से एक फोल्डर बना ले। क्या नाम से? लॉगिन रेजी नाम से एक फोल्डर बना और उसके अंदर एक सर्विस बना, लॉगिन रेजी सर्विस। देखो लॉगिन रेजी सर्विस। तो अब ये लॉगिन रेजी सर्विसेज मुझे बना के दे देगा। बस जस्ट प्रेस एंटर बटन एंड इट विल क्रिएट द सर्विस डॉट टीएस फाइल एंड देन spec डॉट टीएस फाइल. It takes some time, so don't worry. It will. हाँ, अब ये बस मेरे ही लैपटॉप के अंदर हो रहा है, मे बी आपके लैपटॉप के अंदर ये पार्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कि ये डिपेंड्स करता है आप किस तरह से डेटास को यूज करते हो, आपके पास कितने स्पेसेस अवेलेबल है। सो यहाँ पर इसने लॉगिन रेजी एक फोल्डर बनाया। और उसके बाद अब देखो ये कंपोनेंट की तरह खुद से एक फोल्डर नहीं बनाता, इसलिए मैंने इसको फोल्डर नेम दे दिया। अब ये पता होना जरूरी है आपको। एंड देन मैं यहाँ पर लॉगिन रेजी लॉगिन टीएस, अब लॉगिन रेजी यानी रजिस्टर भी होगा एंड लॉगिन भी होगा, इसके लिए लॉगिन रेजी। अब ये यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल है। तो सर्विसेज के अंदर यानी यहाँ पर बिजनेस लॉजिक लिख सकते हो, जस्ट एट द रेट इंजेक्टेबल, यानी आप इसको यूज कर सकते हो एज अ इंजेक्टिंग इन अ कंस्ट्रक्टर। सो अब ये पार्ट आपको एंगुलर के अंदर पता ही होगा कि किस तरह से एंगुलर को यूज किया जाए। सो लेट्स क्रिएट function with a register, and inside register I just accept the data. I just want to accept the data. So register data, or if only normal data, and it's any type. हाँ, आप कौन से भी टाइप को डेटा को ले सकते हो। एंड देन आई जस्ट वांट टू प्रिंट inside this log, and here data from login regi service. Okay, and then here log एंड डेटा को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। बस एकदम सिंपल था, इतना ही पार्ट करना है। अब ये पार्ट, ये जस्ट फ्लो दिखाने के लिए आपको। अब ये यहाँ पर मैंने पार्ट बना लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ यानी कंपोनेंट के अंदर मेरा रजिस्टर कहाँ पर है? ओ तेरी, हाँ, लॉगिन रेजी के अंदर रजिस्टर यहाँ पर है। सो रजिस्टर टीएस के पास जाना चाहूंगा। और जैसे ही मैं डेटा यहाँ पर सबमिट करता हूँ, इफ डेटा इज वैलिड,
एट द टाइम डेटा यहाँ चला जाना चाहिए। सो मैं यहाँ पर बोलूंगा इफ नॉर्मल कंडीशन लगाऊंगा, कौन सी, रजिस्टर फॉर्म डॉट वैलिड, अगर ये ट्रू मिल जाता है तो मुझे क्या करे यहाँ पर, यानी उसके साथ कनेक्शन करे, किसके साथ, मेरे सर्विसेज के साथ। सो सर्विसेज के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती है, तो यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड, आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉमा सेपरेटेड बताना होता है एज अ प्राइवेट, बिकॉज मैं इसी क्लास के अंदर यूज करना चाहूंगा, प्राइवेट लॉग इन रेजी सर्विस। अब ये पूरा नाम भी दे सकते हो या लॉगिन रेजी भी दे सकते हो, कोलन कहाँ से आ रहा है, सो लॉगिन रेजी, आप यहाँ पर लिखोगे तो लॉगिन रेजी सर्विसेज के पास से यहाँ पर इंजेक्टेबल, अब ये इंजेक्टेबल उसी को इंजेक्ट करेगा जो कि सर्विसेज पार्ट रहेगा इंजेक्टेबल वाला, तो उसी को ही कंस्ट्रक्टर के अंदर इंजेक्ट करेगा। अब ये पार्ट हो जाने के बाद अब इसके पास सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है। सो मैं इसको यूज करना चाहूंगा। सो यहाँ पर इफ कंडीशन के अंदर लॉगिन रेजी सर्विस डॉट, अगर जैसे ही डॉट करता हूं मैं, तो आपको यहाँ पर सजेशन देखने को मिलेगा रजिस्टर, और डायरेक्टली मैंने रजिस्टर कॉल किया, तो रजिस्टर को मुझे क्या देना होता है, डेटा देना होता है। वेयर इज डेटा, दे हियर इज द डेटा। सो रजिस्टर रजिस्टर फॉर्म डॉट वैल्यू को मैं यहाँ से ट्रांसफर करूंगा एंड देन सेमीकोलन, बस बात खत्म, कंट्रोल इज टू सेव। एंड देन अब ये पार्ट हो जाने के बाद हम चले आते हैं हमारे VS कोड में, और कहाँ चला गया हमारा रजिस्टर पार्ट। सो यहाँ पर मैं रजिस्टर पार्ट के पास थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके डन। एंड हियर कंसोल, प्लीज ओपन योर कंसोल, और यहाँ पर वैलिडेशन भी ठीक से काम कर रही है। सो इनसाइड कंसोल हियर, प्लीज ओपन कंसोल as a monster, and then I just give the name as a monster, just a password. So अगर मैं यहाँ पर रजिस्टर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर रजिस्टर मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा। Oh shit, I think it's taking too much time to refresh it. Once again, and then just monster@gmail.com and then monster. So let's register, and here data from login regi service and login regi.ts line number 10। अब ये कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है लाइन नंबर 10, यानी हमारे सर्विस से। सो अगर मैं यहाँ पर सर्विस पे पा जाऊंगा तो लाइन नंबर 10 ये जो है ये प्रिंट कर रहा है, और उससे पहले लाइन नंबर 9, ये जो लाइन नंबर 9 का डेटा यहाँ पर प्रिंट किया, यानी मेरे डेटाबेस के साथ डेटा यानी कनेक्शन हो चुका है। अब बारी आती है हमारे HTTP रिक्वेस्ट के साथ कनेक्शन करने का। सब वो किस तरह से किया जाए, उसके लिए आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, पहले HTTP क्लाइंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो कहाँ पर प्रोवाइड करना है, तो बेसिकली आपको app.config.ts के अंदर यहाँ पर प्रोवाइड राउट्स जो दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड लिखना है, प्रोवाइड प्रोवाइड HTTP क्लाइंट। ओके, एंड देन यहाँ पर आपको लिखना है विथ फेच। अब ये क्या होता है, तो जेसन फॉर्मेट के साथ काम करने के लिए यूज किया जाता है, अच्छे से आपके APIs कॉल हो जाती है। सो अब ये प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको एक एरर देखने को मिलता है। सो अगर मैं आपको ये एरर दिखाऊंगा तो ठीक है, मैं इस पार्ट को क्या कर लेता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल X। ओके, कंट्रोल S टू सेव। अब मैंने उस पार्ट को यहाँ पर रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पार्ट करना चाहूंगा कि, एक मिनट, लेट्स मी टेक इट, आई थिंक इट्स टेकिंग टू मच टाइम। ओके ठीक है, नाउ हियर इज द, आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर। वन मिनट, हम, आई थिंक आई फॉरगेट टू असाइन, ng on in it, because of this I get an error। so कभी कभार आपको ये एरर देखने को मिलेगा ng on in it का। so यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना मत भूलना, मुझे जस्ट इमीडिएटली क्लिक हुआ इम्प्लीमेंट्स ऑन इन इट एंगुलर कोर से। ओके डन।
अब ये आपको एरर्स देखने को नहीं मिलेगा। एंड देन कंस्ट्रक्टर के अंदर में यहाँ पर नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, ये तो क्लास ये तो है इसलिए कंस्ट्रक्टर यहाँ पर कॉल हो जाएगा। टेकिंग टू मच टाइम। हाँ, सो यहाँ पर प्राइवेट HTTP कोलन, ओके ठीक है, HTTP कोलन HTTP क्लाइंट को यूज करना चाहूंगा। HTTP क्लाइंट एंगुलर कॉमन HTTP क्लाइंट से यहाँ पर आ रहा है आपको सब कुछ। यहाँ पर आप सबको यूज कर सकते हो, ऑब्जर्वर वगैरह बहुत कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज है। गेट पोस्ट डिलीट ओवरऑल थिंग्स यहाँ पर यूज कर सकते हो, उसके बारे में इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है, आप इसको रीड कर सकते हो और इससे आप बहुत कुछ जानकारी हासिल कर सकते हो। और एंटर कर देता हूँ, तो HTTP क्लाइंट यहाँ पर इंक्लूड हो गया है। तो मैं यहाँ से डेटा को रिटर्न करना चाहूंगा। अब बेसिकली आप रिटर्न कुछ भी कर सकते हो। सो रिटर्न और HTTP यानी HTTP डॉट मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो पोस्ट मैपिंग है पोस्ट। पोस्ट जैसे ही करूंगा तो यहाँ पर याद रखना होता है आपको URL एंड बॉडी देना होता है। सो विच टाइप ऑफ URL, सो आप यहाँ पर लिखोगे आपका जो भी URL रहेगा। सो एच टी टी पी कोलन लोकल होस्ट, HTTP कोलन लोकल होस्ट, HTTP कोलन क्या होता है। सो एक मिनट, लेट मी चेक वंस अगेन। यहाँ पर अगर देखूंगा, सॉरी, HTTP, हाँ भूल गया था मैं। HTTP कोलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कोलन 8080 देन स्लैश हमारे पास auth बोलकर नाम है जो हमने रिक्वेस्ट मैपिंग के अंदर दिया, एंड देन रजिस्टर। मेक श्योर वहां से आप कॉपी पेस्ट करो, अगर आपने प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ कनेक्शन बना और उसको बॉडी देना है यानी आपका डेटा देना है, बस इतना पार्ट कर दो और बात खत्म। अब ये पार्ट तो हो गया डन। कंट्रोल एस टू सेव। अब मैंने यहाँ पर सेव किया, जैसे ही कंट्रोल एस टू सेव किया और आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिलता है। सो यही एरर आपको बता रहा था कि HTTP क्लाइंट फाइंड मोर ऐड वगैरह वगैरह, यहाँ पर स्टैंड अलोन रजिस्टर पाथ एंड वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलता है। इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपको बस जाना कहाँ है, app.config.ts के अंदर, और यहाँ पर आपको प्रोवाइड HTTP क्लाइंट को देना है। और जैसे ही आपने दे दिया तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर डेटा देखने को मिलेगा। सो जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा और मॉन्स्टर एंड देन ओ सॉरी लॉगिन नहीं, हमारे साइनअप पर जाना है। सो यहाँ पर जाऊंगा और अरे यार फिर से monster@gmail.com एंड देन मॉन्स्टर और यहाँ पर रजिस्टर किया। और जैसे ही मैंने रजिस्टर किया, अब ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन बनाया है क्या, इसने यस बनाया। और जस्ट बनाया, कहाँ पर है, नहीं बनाया। सो यहाँ पर उसने डेटा को यानी ट्रांसफर नहीं किया, और यहाँ पर भी मुझे कुछ एरर्स देखने को नहीं मिला है। सो इस एरर को हमने हैंडल भी नहीं किया है क्योंकि वहां से डेटा रिटर्न तो किया मगर मैंने उसको स्टोर नहीं किया है। सो वो वाला पार्ट मैंने यहाँ पर नहीं किया है, तो वो वाला पार्ट किस तरह से किया जाए वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर तो डेटा नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। एरर्स क्या है वो मुझे पता नहीं चल रही है। सो इस पार्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, रजिस्टर टीएस के पास वापस आकर यहाँ पर आपको सिंपली राइट डाउन करना है। मे बी आपको ये कॉम्प्लेक्स लग सकता है बट बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको लिखना है डॉट सब्सक्राइब। अब ये आपका जो भी डेटा रिटर्न होता है उसे कॉल बैक में लेता है एज अ, आप यहाँ पर लिख सकते हो एज अ कॉल बैक डेटा विच इज एनी टाइप, एंड देन यहाँ पर आप यूज करोगे इस तरह से, यानी एक आप इसको लैम्डा एक्सप्रेशन की तरह तौर पर यूज करेगा, और यहाँ पर लॉग यूज करूंगा और लॉग के अंदर मैं इस डेटा को प्रिंट करना चाहूंगा। हाँ, whatever the data is present here, it can be printed. आफ्टर दैट इफ यू हैव एनी एरर्स, अगर आपको एरर्स आता है तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं उसको एक एरर के अंदर हैंडल करना चाहूंगा विच इज एनी टाइप, कौन सा भी टाइप का हो सकता है। और उसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर अलर्ट देना चाहूंगा। अलर्ट, एक अलर्ट आपके पास आ जाता है। सो ये जावास्क्रिप्ट है अलर्ट, और अलर्ट के अंदर आप मैसेज प्रिंट करूंगा सर्वर साइड
एरर, जस्ट सिंपली मैं दे देता हूँ। और उसके साथ आप एरर्स को भी प्रिंट कर सकते हो, और यहाँ पर मैं लॉग कर लेता हूँ, लॉग। और यहाँ पर आप एरर को भी प्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद आते हैं और फिर से फोकस करते हैं रजिस्ट्रेशन पर। देन monster@gmail.com, और उसके बाद monster देना चाहूंगा यूजर नेम, एंड देन मैंने क्लिक किया और कुछ भी तो नहीं है। वाई? हाँ, आया सर्वर साइड एरर। यहाँ पर आपको सर्वर साइड एरर देखने को मिला, और आप देखोगे तो यहाँ पर आपको उसका एरर भी लोकेशन, यानी यहाँ पर कंसोल पर प्रिंट भी किया है मैंने ये वाला पार्ट, http लोकल होस्ट, और ये स्टेटस 0 एंड अननोन एरर एंड यूआरएल टाइप फेचिंग डेटा, और ये पार्ट छोड़ दिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते एक्सेस टू फेच एट लोकल होस्ट 8080 auth रजिस्टर, और फ्रॉम ओरिजिन लोकल होस्ट 4200 हैज बीन ब्लॉक्ड। अभी इस पार्ट को उसने ब्लॉक किया है, ऐसा इसका कहना है। सो इस पार्ट को उसको अनब्लॉक किस तरह से किया जाए। सो यहाँ पर वो वाला पार्ट करने के लिए बस आपको यहाँ पर क्या कहना है, क्रॉस ओरिजिन, बस इतना लगा देना है। और क्रॉस ओरिजिन के अंदर आप डबल कोट्स के अंदर स्टार भी यूज कर सकते हो फॉर सारे यूआरएल्स के लिए, बट वी हैव सम यूआरएल लाइक, सो यहाँ पर लिखूंगा http:// होस्ट, ये हमारे पास डेटा है। तो यहाँ पर 4200 के साथ कनेक्शन बना, इसके अलावा किसी और यानी क्लाइंट के साथ या फिर कुछ यूआरएल के साथ कनेक्शन मत बना, बस इतना ही बोल दिया ना है। सो अब ये पार्ट हो जाने के बाद रिफ्रेश हो गया। सो रिफ्रेश हो जाने के बाद सेम में डेटा को क्या करना चाहूंगा, एंटर करना चाहूंगा, और अब देखते हैं सेम एरर। auth register, maybe auth register, auth, maybe. Okay, once again, which type of error, connection refused, once again refresh it, then monster@gmail.com, and then monster, and then click, and null, बूम। अब यहाँ पर डेटा आया आपका नॉर्मली नल। अब ये नल डेटा क्यों आ रहा है, ये देखो, अब यहाँ पर डेटा नल 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 नल, आपका पासवर्ड एंड यूजर नेम, और ये जो नल है मैंने रिटर्न किया था वो डेटा रिटर्न हो चुका है एक्चुअल एंगुलर के पास। और यहाँ पर डेटा नल क्यों आ रहा है, क्योंकि वो जेसन फॉर्मेट डेटा होता है जावास्क्रिप्ट का। एंगुलर इट्स सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट, यानी इट्स यूजिंग अ टाइप स्क्रिप्ट, आप यूज टाइप स्क्रिप्ट को यूज करके ही एंगुलर फ्रेमवर्क लिखते हो। तो यहाँ पर टाइप स्क्रिप्ट इज सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो वो एक्चुअली किस तरह से वर्क होती है इन जेसन फॉर्मेट, ऑब्जेक्ट्स के अंदर की वैल्यू पेयर होता है। मगर यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअल में प्रॉपर्टीज के बेसिस पर होता है। तो ये किस तरह से समझ में आया, तो ये वाला पार्ट उसको रिजोल्व करने के लिए यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट बॉडी, ये वाला पार्ट यूज करना होता है। अब ये एक्चुअली हमारे जेसन ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एक्चुअल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, मगर जो यूजर नेम है एंड पासवर्ड है वह एग्जैक्ट सेम नेमिंग कन्वेंशन होना चाहिए जो कि हमने एंटिटी के अंदर यूज किया है। बोथ साइड, हाँ, दोनों साइड सेम नेमिंग कन्वेंशन होना जरूरी है, तो ही ये पार्ट वर्क करेगा। अब यहाँ पर हो जाने के बाद फिर से मैं एंटर हिट बटन करूंगा, तो सेम मुझे नल डेटा मिला, मगर यहाँ पर मेरे पास डेटा आ चुका है। अब उस मुझे उस डेटा को सेव करना है। तो अगर मैं उस डेटा को सेव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर बस लिखना चाहूंगा कि मैंने कनेक्शन बनाया था किसके साथ, लॉगिन रेपो के साथ, लॉगिन रेजी रेपो, लॉगिन रेजी रेपो जो है उसको यूज करना चाहूंगा यहाँ पर एज अ रेपो के तौर पर। नॉर्मली उसको रेपो दे देता हूँ और इसको मैं प्राइवेट कर देता हूँ, इट्स जस्ट अ प्रॉपर्टी। और इसको मैं यहाँ पर @ऑटोवाइड लिखूंगा, क्योंकि हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, यानी एंगुलर के अंदर आप सॉरी स्प्रिंग बूट के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन पता है, तो ये वाला पार्ट आपको पूछने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ पर बोलना चाहूंगा रेपो डॉट में जस्ट वन मेथड कॉल करूंगा जिससे बोला जाता है सेव, एंड कौन सा डेटा को सेव करना है डेटाबेस के अंदर। सो लॉग इन रेजी को सेव कर देना है, बस लॉग इन रेजी को सेव कर देना है। अभी एक्चुअली क्या होता है, सेव जो है उसका रिटर्न टाइप जो है वो आपका लॉग इन रेजी है। सो लॉग इन रेजी ही उसका रिटर्न टाइप है एक्चुअल में। अगर अब मैं आपको सेव मेथड दिखाऊं, ओपन कर लेता हूँ, तो आप पे ये देखो सेव मेथड, और यहाँ पर जो उसका रिटर्न टाइप होता है वो आपका एंटिटी होता है। हाँ, सो आप ये रिटर्न टाइप जो भी एंटिटी रहेगी उसी एंटिटी का ये रिटर्न टाइप आ जाता है। सो रिटर्न द सेव्ड एंटिटीज विल नेवर बी वगैरह 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 जो भी है। हाँ, सो ये डेटा को रिटर्न करेगा। सो कंट्रोल इज टू सेव। अब मैंने सॉरी, सेव करना है यार, कंट्रोल इज टू सेव। अब ये सेव हो जाने के बाद क्या करेगा, डेटाबेस के साथ प्रॉपर वे में कनेक्शन बनाएगा एंड डेटा को स्टोर करेगा डेटाबेस के अंदर। सो यहाँ पर हो जाने के बाद मैं फिर से यहाँ पर रजिस्टर बटन को क्लिक करूंगा, और यहाँ पर जो डेटा आया है वो डेटाबेस से आ रहा है। समझ रहे हो? सो यहाँ पर अगर मैं ये देखो यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पर नजर आया, और ये देखो क्वेश्चन मार्क इंसर्ट इनटू, इसने प्रॉपर एक वेरीफायर की और डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा स्टोर हो चुका है। आप देखोगे तो कहाँ चला गया हमारा डेटाबेस। ओके, यहाँ पर है डेटाबेस, और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉग इन रेजी फिर से करूंगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वन मॉन्स्टर एज अ पासवर्ड एंड यूजर नेम एज अ मॉन्स्टर एट द रेट gmail.com। सो ये वाला पार्ट है, मगर अभी भी हमने क्रिएट में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि ये नॉट नल है, और अगर मैं सेम डेटा को भी यहाँ पर स्टोर करूंगा तो वो मुझे एरर भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा। सो उस तरह से नहीं होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करना चाहूंगा कि कहाँ चला गया, हाँ, फिर से मैं इसे एंटर हिट करूंगा। सो जैसे ही मैंने इसको रजिस्टर किया तो यहाँ पर लॉगिन आईडी मुझे 2 देखने को मिला, और मैं डेटाबेस के अंदर जाके चेक करूंगा तो मुझे 2 सेव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। सो अब ये पार्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाए, तो आपको हाइबरनेट पता है। सो हाइबरनेट के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हो यूनिक प्रॉपर्टी। सो कहाँ चला गया हमारा स्प्रिंग बूट, और यहाँ पर लॉगिन रेजी जावा के अंदर में जाऊंगा, और यहाँ पर एट द रेट कॉलम के पास यानी यूजर नेम को एट द रेट यहाँ पर यूनिक प्रॉपर्टी लगानी है। सो अब यहाँ पर यूनिक प्रॉपर्टी आप कैसे लगा सकते हो डायरेक्टली, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यूनिक कंस्ट्रेंट यहाँ पर अवेलेबल है। सो जिससे आप यूनिक कंस्ट्रेंट को किस तरह से, यूनिक कंस्ट्रेंट कॉलम नेम एंड एम्प्लॉय आईडी वगैरह वगैरह यहाँ पर दिया गया है। सो आप ये वाला पार्ट यूज नहीं कर रहे हो, तो सिंपली यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, जो कि आप देख सकते हो, नलेबल एंड देन यूनिक। अगर आप whether the column is a unique key, this is a shortcut for the unique constraint annotation at the table level, and is useful when the unique key constraint correspond to only a single column. These constraint applies in addition to any constraints entailed by primary key मैपिंग एंड द कंस्टेंट स्पेसिफाइड एट द टेबल लेवल। तो अब ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये तो फॉल्स है, मुझे उसको ट्रू करना पड़ेगा। अब ये फॉल्स है तो यहाँ पर यूनिक की आप स्टोर नहीं कर सकते, यानी नॉट नॉन यूनिक की रहेगी। अब अगर आप टेबल लेवल लगाना चाहते हो तो यूनिक इंस्टेंट लगा, और मल्टीपल कॉलम्स को आप यूनिक लगा सकते हो। सो यूनिक कंस्टेंट मल्टीपल कॉलम्स को, अगर अगर आप पर्टिकुलर कॉलम को लगाना चाहते हो यहाँ पर बस आपको ट्रू कर देना है, बस सिंपली। अब मैंने फिर से रिलॉन्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और अब मैंने क्रिएट पर, ये अभी भी क्रिएट पर है। सो इसके वजह से ये टेबल को फिर से क्रिएट करेगा। हम्म, तो यहाँ पर इसने मुझे फिर से ये इसने ऐड कंस्ट्रेंट किया एज अ यूनिक यूजर नेम, और अगर डेटाबेस के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो DESC लॉगिन रेजी करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे यूजर नेम को उसने यूनिक की ऐड कर दिया, मगर प्रीवियस में यहाँ पर कहीं पर भी आपको यूजर नेम को यूनिक की देखने को नहीं मिला, मगर यहाँ पर यूनिक की ऐड हो चुकी है। सो इसका बेनिफिट ये होता है कि आप जब डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ डेटा स्टोर किया, एक डेटा स्टोर हो चुका है। सो अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, एक डेटा स्टोर हो चुका है, एंड सेकेंड डेटा को मैं स्टोर करने की जा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो एरर्स देखने को मिला, 500 एरर, यानी इसका मीनिंग होता है सर्वर साइड एरर।
सो अब यहाँ पर अगर मैं डेटाबेस के अंदर अगर चेक करता हूँ बैकएंड के अंदर, तो मुझे यहाँ पर एरर देखने को मिलता है। इस एरर को भी हैंडल किया जाता है। तो आप देखो यहाँ पर एरर 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 एरर। अब ये एक एक्सेप्शन ही है। कौन सा? अरे सुनो ना, ऐसे क्यों कर रहा है? कहाँ चला गया? एक्सेप्शन 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 एक्सेप्शन। हाँ, एसक्यूएल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट वायोलेशन एक्सेप्शन और डुप्लीकेट एंट्री monster@gmail.com। अब ये इसको एंट्री नहीं करने देगा। इसके अलावा आप कौन से भी डेटा को एंट्री कर सकते हो, ये यहाँ पर अवेलेबल है। सो इतना बढ़िया होता है। और इसके अंदर और भी बहुत सारे यानी आप डायरेक्टली वैलिडेशन स्प्रिंग बूट के अंदर कर सकते हो, बोथ साइड कर सकते हो, और दोनों जगह पर चेक किया जाता है। सो ये सब कुछ पार्ट यहाँ पर अवेलेबल है। सो ये था एकदम सिंपल वे में हमने डेटा को स्टोर किया है डेटाबेस के अंदर। और आपको मैंने यूनिक की के बारे में भी बता दिया। अभी एक सिंपल सिंपल मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर को बताते बताते यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट को भी सिखा रहा हूँ और बताता ही जा रहा हूँ। सो इससे वीडियो लेंदी हो रही है, नो प्रॉब्लम, मगर आपको कुछ तो सीखने को मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। सीखना इम्पोर्टेंट है। कुछ भी हो, अलग अलग वेज में हो सकता है। मल्टीपल वेज में हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लॉगिन करके देखेंगे, जो कि डेटाबेस के अंदर हमारा डेटा स्टोर्ड है। उसी डेटा के साथ हम लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट व्यू के पास आगे बढ़ता है। सो एडमिन का ही पहले मैं आगे बढ़ाऊंगा, एडमिन को एक्सेस दूंगा कि उसको क्या क्या करना आना जरूरी है। एंड देन ही यूजर को किस तरह से, यानी स्टूडेंट को क्या एक्सेस मिलना चाहिए, और देन टीचर को कौन सा एक्सेस मिलना चाहिए। सो ये सारा पार्ट रहेगा। सो सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियोस। टाटा बाय बाय, और प्रैक्टिस करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।